नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज डेट हो चुकी है 12। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा, पहली बार प्रवासी पक्षी दिवस जो है कब मनाया गया था, इसका जो है ईयर आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है 2006। 2006 में जो है पहली बार वर्ल्ड जो अपना पहली बार जो है प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी जो है दिवस मनाया गया था। तो अभी हाल फिलहाल ये दिवस कब मनाया गया? अभी हाल फिलहाल में जो है 9 मई को 9 मई को ये दिवस जो है मनाया गया है। और इसका उद्देश्य मेन जो प्रवासी पक्षियों के खतरे और इनके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता के बारे में जो है जागरूक करना है। ठीक है, जिससे ये बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें और जो पर्यावरण का जो एक ऑर्डर रहता है उसमें कुछ दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इस इसे जो है दो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संधियां हैं कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है अफ्रीकन यूरेशियन वाटर वर्ल्ड एग्रीमेंट। अफ्रीकन यूरेशियन वाटर वर्ल्ड एग्रीमेंट। ठीक है, एक तो ये है। इसके अलावा एक और एक गैर संगठन अधिकारी मतलब गैर लाभकारी संगठन अधिकारी जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है वो है एनवायरमेंट एनवायरमेंट फॉर द अमेरिका। इन्वायरमेंट फॉर द अमेरिका, इन दोनों के बीच के सहयोग से जो है ये वर्ल्ड जो अपना एक कॉम्बिनेशन है वो चल रहा है। वर्ल्ड प्रवासी पक्षी का जो एक इन सब के लिए एक कॉम्बिनेशन जो है चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भरतपुच्छा नदी का उद्गम जो स्थल है वो कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर है वो है केरल। सॉरी, इसका जो आंसर है ऑप्शन फर्स्ट तमिलनाडु है। ठीक है, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो तमिलनाडु है, लेकिन ये बहती कहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये भरतपुच्छा जो है केरल में पेरियार नदी, पेरियार नदी जो केरल का है वो समझ गया हो कि पेरियार नदी जो है वहाँ की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, कि पेरियार नदी है जो है सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद जो दूसरा नंबर की नदी आती है वो भरतपुच्छा है। सेकंड रैंक पे जो आएगी वो है भरतपुच्छा। और इसे जो है एक दूसरा नाम से जाना जाता है, नीला नदी। ठीक है, नीला नदी के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्गम स्थल जो मैं आपको बता देता हूँ कि तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कहाँ? अन्नामलाई पहाड़ियों में। कहाँ पे? अन्नामलाई पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम स्थल है। और इसकी कुल लंबाई की बात करूँ तो 250 किलोमीटर है। और ये जो है तमिलनाडु राज्य में इसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। जैसे इस क्वेश्चन में कि इसका उद्गम स्थल जो है तमिलनाडु है, तो ये तमिलनाडु में 11 किलोमीटर ही बहती है सिर्फ। बाकी का जो 209 किलोमीटर वो केरल में बहती है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि ये अभी चर्चा में क्यों आ गई। तो अभी जो है 9 मई 2020 को एक भारत सरकार द्वारा जो, जैसा कि अपन जान रहे हैं कि पर्यटन विभाग द्वारा एक नया चीज़ जो चालू किया गया था, देखो अपना देश। तो उसके तहत अभी एक वेबिनार श्रृंखला जो हुई थी, कौन सी? 17वीं 17वीं वेबिनार श्रृंखला जो है अभी उसका आयोजन किया गया था। जिसमें जो है एक टॉपिक दिया गया था जिसके द्वारा आयोजित एक नीला नदी की खोज जो कि है केरला के अंदर, उसके ऊपर जो है 17वीं श्रृंखला का जो है आयोजन किया गया था। और इस श्रृंखला में अगर मैं बात करूं जो वेबिनार हुआ उसकी श्रृंखला में जो है केरल के भरतपुच्छा में विख्यात नदी निल्सो के तटीय क्षेत्रों और शहरों को एक गांव से जो है प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, कोविड 19 महामारी के दौरान भारतीय नौसेना ने मारुति
यहाँ पे शायद ये कुछ गलत हो गया, आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पे मारुति नहीं होगा, यहाँ पे मालदीव है। ठीक है, मालदीव मॉरिशस इन देशों की सहायता पहुंचाने के लिए कौन सा मिशन जो है प्रारंभ किया है? तो इसका जो आंसर है वो है मिशन सागर। मिशन सागर चालू किया है। और ऊपर के जो आप दो ऑप्शन देख पा रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन जो है अपने जो भारत के नागरिक हैं वो कई विदेशों में फंसे हुए हैं, तो उनको भारत वापस लाने के लिए जो है वो दोनों मिशन जो है स्टार्ट किए गए थे। और इसके तहत इसमें मालदीव और सऊदी अरब यानी कि सऊदी अरब अमीरात यानी कि यूएई के द्वारा इन दोनों देशों से फंसे भारतीयों को लाया गया था। और इसमें जो है एयर इंडिया की फ़्लाइट्स जो हैं चलाई गई थी, टोटल 64 फ्लाइट चलाई गई थी। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूँ इस मिशन की, मिशन सागर की। तो इस मिशन के तहत जो है भारतीय नौसेना की एक जहाज़ केसरी में जो है, ये जहाज़ का नाम है केसरी, उसको जो है महासागरीय जो देश हैं, हिंद महासागरीय देश, उनके लिए जो है दवा कोविड-19 से संबंधित दवाएं, विशेष प्रकार की आयुर्वेदिक दवाएं एवं चिकित्सा सहायता दलों को जो है भेजा गया है। साथ में इनके साथ में जो है डॉक्टर्स की टीम को भी भेजा गया है हिंद महासागरीय देशों के जो हैं उनको सहायता पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इस अभियान की जो शुरुआत की बात करूं तो एक मिला जुला रूप है रक्षा मंत्रालय और किसका, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और इसके साथ में कुछ एजेंसियां भी है जो साथ मिलकर इसके काम कर रही है। और इस मिशन में जो है प्रधानमंत्री की सागर पहल पहल के अनुरूप जो है भारत द्वारा जो है वो एक जो पड़ोसी के साथ संबंध है, ठीक है, पड़ोसी के जो संबंध है उनको जो एक मजबूती देने जो उनके संबंध को जो है प्रगाढ़ करने का जो है कार्य कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे हिंद महासागरीय देश कौन कौन से हैं? मॉरिशस हो गया, मालदीव हो गया, इसके अलावा भी जो कंट्री हैं उन सबको जो है सहायता प्रदान करने के लिए केसरी जहाज को जो भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, काला हिरन जो है वो किस राज्य का राज्य पशु नहीं है? तो यहाँ पे आप ऊपर के जो तीन ऑप्शन देख पा रहे हैं, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन तीनों का ये राज्य पशु है, राज्य पशु है। तो ऑप्शन जो डी है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि ऊपर जो है काला हिरन जो वर्ड है ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, अभी भारत में कहाँ कहाँ है और किस अधिनियम के तहत जो है इन पर शिकार निषेध किया गया है, या कुछ और जानकारियाँ जो है इससे रिलेटेड वो मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है विशेषकर घास के मैदान, घास के मैदान और कम घने जंगल, ज़्यादा घने जंगल में ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कम घने जंगल, कम घने जंगल आदि में जो है इनका निवास रहता है और जल की नियमित उपलब्धता जहाँ पर रहती है वहाँ पर ही इनका निवास रहता है। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये भारत एवं पश्चिमी भारत जैसे ये जो है मध्य प्रदेश में पाए जाएंगे, एमपी, राजस्थान, गुजरात, गुजरात, हरियाणा, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, ओडिशा। और अगर दक्षिण भारत की बात करूँ मैं तो दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, मतलब ये टोटल जो है 10 जो राज्य हैं उनमें ही पाया जाता है। ठीक है, 10 राज्य, मैं 10 राज्यों के नाम वापस ले रहा हूँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एवं उड़ीसा। और दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, तो अब मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान में जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रसिद्ध फिल्म एक्टर हैं सलमान खान, उन पर भी जो है काले हिरण का जो केस जो है कई वर्ष तक जो चला, ठीक है,
उसके पश्चात जो है उनका फैसला आ गया था। तो राजस्थान का जो विशेषकर बिश्नोई समुदाय है, बिश्नोई समुदाय, ठीक है, इसी बिश्नोई समुदाय को जो है पूरे विश्व में काले हिरण के संरक्षण के लिए, काले हिरण का जो एवं उनको जो बचाने का जो प्रयासों के लिए जो है पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। ठीक है, कौन सी जाति है? बिश्नोई, बिश्नोई समुदाय। ठीक है, तो अब मैं बात कर लूँ कि तो इनको जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन के तहत जो है भारत में काला हिरण का जो शिकार जो है वो निषेध कर दिया गया था। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ इसको इंटरनेशनल लेवल पर, तो इसको जो है रेड लिस्ट की में जो है संकट मुक्त श्रेणी में रखा गया है, लिस्ट कंसर्न में जो है इसको रखा गया है, रेड लिस्ट संकट मुक्त। ठीक है, रेड लिस्ट संकट में जो है इनको रखा गया है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो गठन है वो कब किया गया था? तो विश्व बौद्धिक संपदा का जो संपदा है उसका गठन जो है सबसे पहले 19 गठन जो है 1967 में किया गया था। ठीक है, तो ये जो संयुक्त संगठन है सबसे पुराने एक अभिकरणों में से एक है। ठीक, तो इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं तो इसका संगठन इस संगठन का जो है इस संगठन का जो है गठन जो है क्यों किया गया था? तो इसका मेन जो मोटिव रहा था वो था कि विश्व बौद्धिक संपदा को जो संरक्षण बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा को जो है संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। अब मैं बात कर लूँ कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस है जिनेवा। जिनेवा, जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर जो है इसका हेड ऑफिस है, इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र के अभी अगर देखूँ तो सभी देश जो है इसके सदस्य बन सकते हैं, कोई भी जो है बाध्यकारी नहीं है, कोई भी चाहे तो इसका सदस्य जो है बन सकता है। तो वर्तमान में बात करूँ तो 193 जो कंट्रीज हैं वो इसके सदस्य हैं। और मैं बात करूँ अपने भारत की, तो भारत जो है सबसे पहले 1975 में जो है इसका हिस्सा बना, इस देश का सदस्य बना। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ से एक शब्द आ जा रहा है बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता की मैं बारे में बात कर लेता हूँ। तो बौद्धिक क्षमता जो है वो नैतिक और वाणिज्यिक रूप से जो है मूल्यवान बौद्धिक सर्जन है एक टाइप का। ठीक है, तो इसके अलावा हमें जो बौद्धिक जो संपदा अधिकार है उसका प्रदान करने का मतलब ये कभी नहीं निकालना चाहिए कि किसी की बौद्धिक सर्जन पर न केवल उसके सर्जनकर्ता का जो है हमेशा के लिए अधिकार हो जाएगा। मतलब जैसे किसी ने कोई चीज़ बनाई तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा के लिए ही उस चीज़ पर उसका अधिकार रहेगा। ये चीज़ें जो है बदल भी सकती है। बौद्धिक संपदा का अधिकार दिए जाने के लिए जो मेन उद्देश्य है वो ये रहा कि जो बौद्धिक सृजनशीलता है वो उसको प्रोत्साहन मिले, और जो संपदा अधिकारों का जो क्षेत्र है व्यापक होने के कारण जो है इसको ये समझा जाना बहुत ज़रूरी है कि और जिससे कि इसके हिसाब से जो है रूल वगैरह जो है बनाया जा सके। जैसा कि अपन जानते हैं कि पेटेंट वगैरह जो बनते हैं, जो साइंस वगैरह के स्टूडेंट होते हैं या पीएचडी वगैरह की, तो वो पेटेंट जो वगैरह पेटेंट बनाते हैं, पेटेंट रजिस्टर करते हैं, वो इसी संगठन के तहत होते हैं, ताकि जो है एक बार जो तुमने पेटेंट रजिस्टर कर दिया तो वो किसी और को जो है नहीं मिल पाए। ठीक है, वो तुम्हारा एक बौद्धिक अधिकार है, उसी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा? तो दोस्तों मैं बता दूं कि अभी विश्व बौद्धिक संगठन ने जो है 2020 जो है रिपोर्ट निकाल दी है, उसके तहत जो है भारत का जो स्कोर रहा है वो रहा है 38.46%। ठीक है, और इसी के साथ जो अगर मैं रैंक की बात करूँ तो भारत की जो रैंक है वो 40वीं रही है। ठीक है, भारत जो है 40वें स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन जो फोर्थ है वो ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कि इसमें टोटल कितने देश शामिल हुए, तो 53 देशों में से जो है वो उस भारत का स्थान जो है 40वां रहा है। जबकि वर्ष 2019 की बात करूँ मैं, वर्ष 2019 में जो है 50 देश शामिल हुए थे, उसमें से जो है 36वें रैंक उसकी जो है 36वें रैंक पे ये भारत था। ठीक है, सूचकांक में अभी
2 देश जो नए शामिल हुए और वो भारत से स्कोर जिनका अच्छा है उनका नाम है ग्रीस और डोमिनिकन डोमिनिकन गणराज्य, ठीक है। तो ये देश जो है अभी हाल फिलहाल में शामिल हुए हैं, लेकिन इनका जो स्कोर है वो भारत से अच्छा है। गौरतलब एक बात ये है कि जो फिलीपींस और यूक्रेन जैसे देश भी जो है वो भारत से आगे हैं। हम देख पा रहे हैं कि भले ही हमारी गति ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन हम निरंतर जो है वृद्धि हमेशा इंक्रीजिंग स्कोर पर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मराकेश संधि को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। भारत देश ने जो है मराकेश संधि को जो सबसे पहले अपनाया था, ठीक है। तो अब मराकेश संधि क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस संधि के तहत देखो बात ये होती है कि जैसे कोई एक किताब है, ठीक है, कोई किताब थी तो उसको जो छपने के लिए, जैसे मैंने किताब लिखी और मैंने उसको प्रिंट आउट के लिए भेजा, ठीक है। सेम जो है उसी किताब को पढ़ के किसी और व्यक्ति ने एक और किताब लिखी लेकिन कुछ अलग शब्दों में लिख दिया, तो मैं उसको जो है क्लेम नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि उसने जो है मेरे बौद्धिक अधिकारों को जो है उल्लंघन कर दिया है, ठीक है। तो मराकेश संधि जो है यही थी और ये जो है 2013 में आई थी, ठीक। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो अभी समय है उसके बारे में, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई थी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण है वो, तो पहला है औद्योगिक क्षमता से जुड़े हुए, औद्योगिक क्षमता से जुड़ा हुआ पेरिस कन्वेंशन। कौन सा? पेरिस कन्वेंशन 1883 में आया था, ठीक। तो इसमें जो ट्रेडमार्क हैं या औद्योगिक डिजाइन है आविष्कार में जो है पेटेंट शामिल है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके अंदर जो है ट्रेडमार्क और इसके अलावा जो पेटेंट है, ये दो चीज़ें जो है शामिल है। दूसरा जो है वो है साहित्यिक साहित्यिक और कलात्मक कामों के संरक्षण के लिए जो है कन्वेंशन बनाया गया था 1886। इसके तहत जो है उपन्यास हो गई, लघु कथाएं हो गई, नाटक हो गए, ये सब जो है पेंटिंग, मूर्तिकला, इन सबको जो है शामिल किया गया, ठीक है। एक और ऑप्शन था मराकेश संधि जो थर्ड है, जो इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक। अब मैं बात करूँ कि बौद्धिक क्षमता संरक्षण के लिए जो है उसमें सरकार के क्या प्रयास है, भारत सरकार के क्या प्रयास है। तो इस पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत जो है 2005 में इसका जो है वापस संशोधन किया था। पेटेंट जो संशोधन है वो 2005 में हुआ। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो भारत सरकार द्वारा ट्रेडमार्क अधिनियम लाया गया। ट्रेडमार्क अधिनियम जो है, ट्रेडमार्क अधिनियम, कॉपीराइट कॉपीराइट अधिनियम 1957, वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक, इनकी पंजीकरण और संरक्षण जो अधिनियम है 1999 को, और इसके अलावा डिजाइन अधिनियम है। और ये कुछ प्रयास हैं जो सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो मैं बता दूं मैकमोहन जो रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अभी हाल फिलहाल ये चर्चा में क्यों आ गया है। तो हाल फिलहाल ये चर्चा में इसलिए आ गया कि उत्तर सिक्किम के जो है नाकुला जो दर्रा है, आपने नाम शायद सुना होगा, नाकुला दर्रा। तो नाकुला जो सेक्टर है और लद्दाख सेक्टर में जो है अभी भारत और चीन के जो सैनिक हैं, भारत और चीन की सीमा पर जो है दोनों के सैनिकों में आमना सामना जो है देखने को मिला। और इसमें नाकुला की बात करूं तो नाकुला जो है 5,000 से भी अधिक ऊंचाई पर जो है बसा हुआ है, 5,000 मीटर की अधिक ऊंचाई से पर स्थित एक दर्रा है। और इसके जो आमना सामना है फेस फेस अस्थायी रूप से जो है कुछ टाइम के लिए जो हुआ था, कुछ टाइम के लिए जो है वो, और इसको जो है स्टैंड ऑफ की नहीं माना जा सकता, ठीक है।
तो इसको जो है स्टैंड ऑफ नहीं मान सकता। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता चुका हूँ। मैकमोहन रेखा जो है वो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में। तो यहाँ पे मैंने एक शब्द यूज किया था, फेस ऑफ एंड स्टैंड वॉश। तो इसके बारे में आपको बता दूं, तो जब भी जैसे कोई दो देश हैं, वो एक दूसरे के जब सैनिक जो है आपस में सामने लड़ने के लिए आ जाते हैं, तो उसको जो है एक शब्द दे दिया जाता है, फेस ऑफ। जैसा कि अभी भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो देखा गया था। ठीक है। तो इसके अलावा जो मैं बात करूं कि जिन देशों में सेनाओं द्वारा जो प्रोटोकॉल के अनुसार हल किया लिया जाता है, परंतु स्टैंड ऑफ जो है सामान्य स्थिति प्रोटोकॉल के मध्य जो है हल करना मुश्किल होता है। मतलब कि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि जब फेस ऑफ हुआ हो, जब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अनबन हुई हो, लेकिन जो है उसको सॉल्व नहीं किया जा सका हो, तो उसको स्टैंड ऑफ का नाम दे दिया जाता है। ठीक है। तो अब मैं बात कर लूँ कुछ भूगोल की, तो बात कर लेता हूँ कि अभी ये चर्चा में जो है क्यों है। तो जैसा मैंने अभी बता ही चुका हूँ कि अभी ये चर्चा में क्यों रहा। तो अब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ भारत चीन विवाद, जो सीमा विवाद है, क्या कारण रहा। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारत और चीन के बीच में जो है 1962 में एक युद्ध हुआ था। उसमें जो है हिमालय को जो है आक्रमणकारी के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधा माना जाता था, हिमालय को। ठीक है। तो इसी चीनी अवधारणा को जो है समाप्त कर दिया गया 1962 में। उसके पश्चात जो है चीनी सीमा विवाद जो है वो, अगर मैं चीनी सीमा की बात करूँ, तो 3,488 किलोमीटर की जो वास्तविक नियंत्रण जो रेखा को लेकर है। ठीक है। चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश, जो अपना भारत का एक राज्य है, उसको जो है दक्षिणी तिब्बत दक्षिणी तिब्बत का एक हिस्सा मानता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि धीरे धीरे तिब्बत को जो नामो निशान है वो मिट गया है नक्शे से। अब कोई जिक्र ही नहीं करता कि तिब्बत भी एक देश है। अब उसको जो है पूरी तरीके से जो है चाइना ने एक टाइप से आप कह सकते हैं कि कब्जा कर लिए। तो वो तिब्बत जो है, अब वो मान के चलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो जो है दक्षिणी तिब्बत का एक हिस्सा है। तो वो उसे चाहिए लेकिन जो भारत है वो इसका विरोध करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुगौली पर जो संधि है उस पर हस्ताक्षर कब किए गए। तो इसका जो आंसर है 1826 है। ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसका जो आंसर है वो 1816 है। ठीक है। सुगौली में जो हुई संधि है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये जो है, इस संधि के तहत काली नदी, काली नदी कौन सी है? ये काली नदी जो है इसके पूर्व में जो सभी क्षेत्र हैं, काली नदी के पूर्व में। ठीक है। याद रखिएगा, पूर्व में। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। काला पानी, लेपू लेक, लेमियाधुरा, लिम्पिया धुरा, लिम्पियाधुरा। ठीक है। ये जो तीन क्षेत्र हैं ये नेपाल का अंग है। इस संधि में ऐसा लिखा गया। किसके विदेश, ये अपने हिसाब से नहीं है, ये नेपाल का विदेश मंत्रालय के हिसाब से, याद रखिएगा, नेपाल के हिसाब से। ठीक है। ये नेपाल के विदेश मंत्रालय के हिसाब से। तो मैं बात करता हूँ कि अब ये जो है संधि हुई कब थी, क्यों हुई थी, इसके बारे में। तो 1816 से जो पहले है, जब ये संधि हुई, उसके बीच में बता रहा हूँ कि एंग्लो और नेपाली युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? एंग्लो और नेपाली युद्ध। एंग्लो और नेपाली युद्ध से क्या मतलब है कि जिस समय ब्रिटिश जो है राज कर रहे थे, तो उन्होंने ये भी सोचा कि जो हम नेपाल पर भी जो है कब्जा कर लेते हैं, और वहाँ पर जो है अपना व्यापार बढ़ाया जाएगा, अपना राज जो है बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो है उसके पश्चात जो है युद्ध होने के बाद 1816 में
नेपाल और ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा जो है वो सुगौली संधि पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसमें जो है महाकाली को नेपाल का पश्चिमी सीमा के रूप में जो है दर्शाया गया, परिभाषित किया गया। यानी कि जो पश्चिमी, जो नदी का नाम जो मैंने लिया, उसी को जो है एक सीमा के रूप में दर्शाया गया है। उसके अलावा उधर के उसके कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ कि अभी ये चर्चा में क्यों आ गया सुगौली संधि। तो सुगौली संधि अभी इसलिए चर्चा में आ गया, जैसा कि अपन जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले रक्षा मंत्रालय ने जो बताया था कि 80 किलोमीटर का जो एक रास्ता है कैलाश मानसरोवर के जाने के लिए, उसका उद्घाटन जो है किया था। तो नेपाल ने जो है इसका विरोध किया, नेपाल ने इसका विरोध किया है। विरोध करते हुए उसने कहा है कि इस पर जो है किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नेपाल के जो सत्तारूढ़ जो दल हैं उन्होंने जो है भारत की संपूर्ण संप्रभुत्व को जो है कम करने का जो आरोप लगाया। नेपाल के अनुसार जो है 80 किलोमीटर की जो सड़क अपन ने बनाई है, उसका जो है उद्घाटन जो है एक तरफा कृत्य है। उसमें तो जो है दोनों देशों के संबंध को किसी तरह का कोई जो है इम्पोर्टेंस जो है नहीं दी गई, ऐसा नेपाल का मानना है। ठीक है, विवाद को लेकर मैं आपको बता दूं कि जैसा अभी मैंने बताया कि सुगौली संधि के जो नेपाल का जो विदेश मंत्रालय है वो कहता है कि लेपू लेक जो दर्रा है वो जो है उसका जो जहाँ से रास्ता गया है वो नेपाल का हिस्सा है। जबकि जो एक एग्रीमेंट जो ब्रिटिश सरकार और उसके बीच में हुआ था नेपाल में, तो वो उसमें लिखा गया था जो महाकाली नदी है वही उसकी जो है सीमा है। ठीक है, लेकिन जो है नेपाल इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इसी वजह से जो है जो ये जो विवाद है वो आ गया है। तो इसमें जो है भारत का जो उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है भारत के अनुसार। कौन? जो लेपुलेख दर्रा वहाँ का वो। जबकि नेपाल बोलता है कि वो जो क्षेत्र है उसके धारचूला जो जिला है उसके अंतर्गत आता है। तो ये जो है विवाद का क्षेत्र बना हुआ है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जो एफसीआई है उसको जो स्थापित है वो कब किया गया था। तो यहाँ पे एक शब्द आया है एफसीआई। तो एफसीआई से हम भली भांति परिचित हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी जो है जो मैं स्थापना की बात करूँ, तो इसकी जो स्थापना है 1965 में की गई थी। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? भारत खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा 1964 के तहत। और जो एफसीआई है उसको अपन क्या बोलते हैं? भारत खाद्य निगम। ठीक है, तो मैं बात करूं कि अब मैं थोड़ी सी जानकारी जो है एफसीआई के बारे में आपको दे दूं। तो जो अपना खाद्य निगम विभाग है जो है, वो उपभोक्ता मामले और जो खाद्य एवं सार्वजनिक जो वितरण मंत्रालय है, इसके बीच में जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र का जो है उपक्रम है। ठीक है, और इसका जो मैं मुख्य कार्य बताऊं तो वो है खाद्यान्न और अन्य पदार्थ की जो खरीद है वो उसका भंडारण है, परिवहन है, इन सबको बिक्री करना, ये सब इसका जो है कार्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अभी ये चर्चा में क्यों है, अभी एफसीआई जो है चर्चा में क्यों है। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि अभी जो उपभोक्ता मामले जो और सार्वजनिक जो वितरण मंत्रालय है, उसने जो भी बताया कि पूरे देश भर में जो है गेहूँ गेहूँ की जो खरीद है वो तेज़ी से हो रही है। ठीक है, तो इसके हिसाब से 26 अप्रैल 2020 तक 26 अप्रैल 2020 तक लगभग 88.61 लाख जो है मैट्रिक टन जो है गेहूँ की खरीदारी हो चुकी है। और इसमें जो है सबसे अधिक खरीदारी 48.27 लाख टन जो है मैट्रिक टन वो पंजाब से लिए गए, और सेकंड नंबर पर 19.07 मैट्रिक टन जो है वो हरियाणा से लिया गया है। ठीक है, लेकिन और इसके साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान में मौजूदा हालात को देखते हुए भी जो है 400 जो लाख जो है 400 लाख मैट्रिक टन को जो है बहुत ही आसानी से जो है लक्ष्य को पाया जा सकता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एल डब्ल्यू ओ का मुख्यालय कहाँ है। तो पहले ये मैं बात कर लेता हूँ कि एल क्या है।
तो LW होता है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसकी जो फुल फॉर्म है। तो इसको जो अपन हिंदी में क्या कहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में अपन इसको कहते हैं टिड्डी चेतावनी संगठन। ठीक है, टिड्डी चेतावनी संगठन। तो इस मंत्रालय के बारे में आपको कुछ बता दूं, तो ये जो मंत्रालय है वो जो है संग्रहण और संग्रह जो निदेशालय के अधीन जो है टिड्डी चेतावनी को मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र, खासकर राजस्थान, गुजरात आदि में जो है टिड्डियों की निगरानी और जो इनसे जो है इन पर नियंत्रण कैसे पाया जा सके और इनका जो सर्वेक्षण आदि का जो कार्य है वो डब्ल्यू जो LW है लोकस्ट वार्निंग जो ऑर्गेनाइजेशन है टिड्डी चेतावनी संगठन है, तो उसके द्वारा ये काम किया जाता है। तो मैं बात करूँ इसके ऑप्शन की, तो इसका जो ऑप्शन है थर्ड देख पा रहे हैं आप, फरीदाबाद, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है वो फरीदाबाद है। अब बात कर लेते हैं ये चर्चा में क्यों आ गया हाल फिलहाल। तो ये चर्चा में इसलिए आ गया कि अभी एक इसने जो है LWO ने एक सूचना दी है कि उसने कहा है कि जो राजस्थान टिड्डियों का बढ़ता समूह जो है राजस्थान के किसानों के लिए एक चिंता का समूह बना हुआ है। राजस्थान में जो है वापस जो है टिड्डियाँ आ गई है एक बार फिर से। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ें जो है जिनकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो राजस्थान का जो जैसलमेर ज़िला है, ठीक है, जैसलमेर और इसके अलावा गंगानगर, गंगानगर, तो ये दो ज़िलों में जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है टिड्डियों की संख्या जो है लोकस्ट की जो संख्या है उनकी संख्या जो है इंक्रीज करती हुई बढ़ती हुई नज़र आई है। तो आमतौर पर जो है टिड्डियाँ वो केवल दिखाई पड़ती है जुलाई से अक्टूबर तक। ठीक है, जुलाई से अक्टूबर के बीच में दिखाई पड़ती है, लेकिन अभी हाल फिलहाल जैसा कि अपन जानते हैं अभी माह चल रहा है अप्रैल मई। ठीक है, अभी अप्रैल ख़त्म हुआ है, मई जो है मई के जो है 11-12 दिन जो है बीत चुके हैं। तो इस समय इनका देखा जाना एक चिंता का विषय है। ठीक है, तो इसने जो अभी रिपोर्ट जारी की है या इसने चेतावनी दी है उसके हिसाब से अप्रैल के जो शुरुआती दिन थे, अप्रैल के शुरुआती दिनों में ये जो है पाकिस्तान सीमा से सटे पंजाब के फाजिला ज़िले में देखा गया था। ठीक है, उस समय जो इनकी संख्या थी वो काफ़ी कम थी। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि भारत में अगर बात करूं तो भारत में जो टिड्डियों के टाइप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? 4 प्रकार की होती है। उनमें से एक टाइप है रेगिस्तानी, रेगिस्तानी टिड्डी। ठीक, रेगिस्तानी टिड्डी के बारे में आपको बता दूं, रेगिस्तानी टिड्डियों को जो है सभी प्रकार के जो टिड्डी ग्रुप हैं या कीट प्रजाति हैं उन सब में जो है ये सबसे खतरनाक हैं। पहली बात, सबसे खतरनाक है, इनसे लोगों की आजीविका और जो है आर्थिक विकास पर जो है खतरा उत्पन्न हो गया। और इनके व्यवहार की बात करूं तो ये जो है पूरे कीड़े जो है झुंड में चलते हैं, पूरा झुंड बनाकर चलते हैं और लंबी दूरी तय करने के लिए जो है बड़े बड़े झुंड का निर्माण हो जाता है। और एक चीज़ और देखी गई है, कम से कम जो है एक दिन में 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। साथ ही जो है अगर मैं बात करूं तो अगर इनकी संख्या 40 से 80 मिलियन है यानी कि 4 से 8 करोड़ है, तो ये जो है 1 वर्ग किलोमीटर का जो हिस्सा है उसको पूरा समायोजित कर देंगी। वहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा उसके बाद। ठीक है, तो अकेली एक रेगिस्तान जो मादा टिड्डी है उसका जो है 80 से 90 दिन का जो है चक्कर रहता है और उसमें वो 60 से 80 अंडे देती है। ठीक है, ये रेगिस्तानी मादा टिड्डी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, उसके बारे में जानकारी मैं जो है मांग रहा हूँ आपसे। तो पहले मैं आपको जो है इसके बारे में बता दूं, तो इसका जो जो है वर्ल्ड गोल्ड ये जो है एक गैर लाभकारी संघ है। पहली बात, गैर लाभकारी संघ है और ये जो है स्वर्ण उद्योग का एक बाजार विकास संगठन है। इसमें हाल फिलहाल जो है 25 देश जो है इसके सदस्य हैं।
25 देश जो हैं इसके सदस्य हैं, और इसमें कई प्रकार की जो है स्वर्ण खनन कंपनियां भी जो है शामिल है। WG की जो स्थापना है वो विपणन विपणन अनुसंधान और लॉबिंग के माध्यम से जो सोने का उपयोग और मांग को बढ़ावा देने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। मैं बात कर लूँ इसके हेडक्वार्टर की, तो यहाँ पे शायद कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो इनमें से चारों ऑप्शन ये नहीं है। इसका जो आंसर है वो लंदन है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो लंदन के अंदर है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये अभी जो है चर्चा में क्यों आ गई है। तो तो अभी हाल फिलहाल जो है RBI ने, किसने, RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने एक नवीनतम आंकड़े जारी किए हैं। ठीक है, वर्ष 2019-20 को दौरान जो है लगभग 40.45 जो है टन की जो है वृद्धि जो है भंडारण में पाई गई है। ठीक है, और इसके अलावा मैं कुछ जानकारी और दे दूं तो अभी जो है भंडारण 2019-20 में जो है टोटल जो है कितना भंडारण है अपने पास, 653.01 टन का जो है भंडारण है। अभी जो वृद्धि कितनी हुई है, 40.45। और मैं बात करूं वहीं 2018 में, तो इसका जो भंडारण था वो 612.56 टन था। ठीक, तो स्वर्ण भंडार में जो दर्ज ये वृद्धि है उसकी जो कीमत है वर्तमान में वो टोटल के करीब होगी 30.57 बिलियन डॉलर के आसपास जो है मापा गया है। जबकि 2019 में जो है इसका वैल्यू है वो 23.7 बिलियन डॉलर था। ठीक है, तो कुल भंडार में से 360, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने पास जो है कितना भंडारण है, 653.01 इतने टन का भंडारण है। तो उसमें से जो है 360.71 इतना टन सोना जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड ऑफ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में आरक्षित है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है DRUVS के जो विकसित है किसने किया वो बताना है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है, DRDO ने जो है इसको विकसित किया है। और कौन से DRDO ने विकसित किया, हैदराबाद, हैदराबाद ने इसको जो है विकसित किया। और इसके द्वारा जो है स्पेशली ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कागज़ हो गए या करेंसी नोट है, ठीक है, उनको जो है संक्रमण मुक्त करने के लिए एक स्वचालित अल्ट्रावायलेट प्रणाली जिसमें विकसित की गई है। ठीक, तो और जिसको क्या नाम दिया गया, डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, इनकी डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर, ये इसका फुल फॉर्म है, ये इसको नाम दिया गया। और इस प्रणाली में मुख्य रूप से बात करूँ तो मोबाइल हो गया, आईपैड हो गया, मोबाइल मोबाइल आईपैड और करेंसी नोट, चेक्स, तो इन सबको जो है जो अभी जैसा कि अपन जानते हैं कोविड-19 महामारी चल रही है, तो उन सबको जो है कीटाणु मुक्त, जो विषाणु मुक्त जो का प्रसार जो है, विषाणु का प्रसार ना हो उसके लिए इसका जो है इसको इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में जो है जो एक युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, वो आपको बताना कब हुआ था। तो इसका जो आंसर है 1576 है। ठीक, तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये मैंने प्रश्न इसलिए उठाया कि अभी 9 मई को 9 मई को महाराणा प्रताप की जो जयंती है वो पूरे देश ने जो है मनाई। और महाराणा प्रताप के बारे में जैसे अपन जानते हैं कि वो एक महान योद्धा थे और अद्भुत साहस के लिए जो है उनको जाना जाता है। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540, 9 मई 1540 को जो है राजस्थान के सिसोदिया राजवंश में हुआ था। सिसोदिया राजवंश में जो है इनका जन्म हुआ था। पिता का क्या नाम था, पिता का नाम था उदय सिंह। ठीक है, पिता का नाम उदय उदय सिंह था। और उदय सिंह की मृत्यु के बाद जो है इन्होंने राजगद्दी संभाली
और उस समय जो है इन्होंने राजधानी बनाया उदयपुर को। ठीक, तो इसके अलावा मैं बात करूँ कि इतिहास में जो है जितनी तारीफ जो है महाराणा प्रताप की जाती, उतनी ही तारीफ जो है इनके घोड़े चेतक की जाती है। तो उसकी जो फुर्ती रफ्तार जो है बहादुरी जो है कई सैन्य लड़ाई जो लड़ने में जो है मददगार रही थी। ठीक, तो उदयपुर के जो नाथ द्वारा है, उसके पास जो पहाड़ियाँ वो हल्दी घाटी, वहाँ युद्ध जो है लड़ा गया था। और उस हल्दी घाटी युद्ध में 20,000 सैनिक महाराणा प्रताप के, वहीं 80,000 सैनिक अकबर की सेना के थे। लेकिन जो है उन्होंने उसका डटकर जो है सामना किया, भागे नहीं वो उस चीज़ को देख के। उसके पश्चात मैं बात करूँ मृत्यु की, तो 29 जनवरी 1597 को जो है महाराणा प्रताप की जो है मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया गया? तो इसका जो आंसर है 11 मई। 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपको कुछ बता दूं। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि वर्ष जो 1998 का है, या जो 1998-99 जब चल रहा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जो है वहाँ कार्यकाल जो उनका प्रधानमंत्री जो थे, उस समय उनका जो कार्यकाल चल रहा था, तब परमाणु परीक्षण किए गए थे। ठीक है, जैसे कि अपन जानते हैं परमाणु परीक्षण जो उस समय किए गए थे, और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है परमाणु, तो बहुत लोगों ने देखी होगी। तो उस समय जो परीक्षण किए गए थे वो 1998 11 मई को किया गया था। ठीक है, दूसरा सफल परीक्षण उस समय किया गया था। इसके अलावा जो है इस दिवस को जो है स्वदेशी वायुयान हंसा आई के रूप में जो है याद किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और हुई थी जिसकी वजह से जो है इसको नेशनल प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को ही मनाया जाता है। तो इसके अलावा क्या हुआ था वो मैं आपको बता दूं। तो इसके अलावा जो है 11 मई 1998 को, 11 मई 1988 को जो है, जो DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली त्रिशूल का जो है अंतिम परीक्षण किया था। कौन सी मिसाइल का? त्रिशूल का जो है अंतिम परीक्षण किया था, और वो उसमें जो है कामयाब रहा था। इसी सब चीज़ों को देखते हुए 11 मई को जो है इसका जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाने का जो है फैसला किया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो है अब मेरी वीडियो किसी भी तरह आपके जो मददगार साबित हो रही है, आपकी जो मेरी वीडियो है जो आपको बेहतर लग रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।